Bismillahirrahmanirrahim. I am Raja Junaid and today's topic is physics and branches of physics. इस लेक्चर के एंड तक आप लोग ये बताने के काबिल होंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, यानी कि फिजिक्स की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स विद एग्जांपल, यानी कि फिजिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस डिस्कस की जाएंगी और उनकी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी. तो इस लेक्चर के एंड पे ये तीन चीज़ें आप लोग बताने के काबिल होंगे. तो पहले चलते हैं फिजिक्स की हिस्ट्री की तरफ कि साइंस ने वक्त के साथ साथ कैसे तरक्की की और उसमें फिजिक्स की क्या कंट्रीब्यूशन थी. साइंटिस्ट का जो वर्ड पहली दफ़ा इस्तेमाल किया वो विलियम वेबल ने 19वीं सदी में किया और उसी के साथ साथ जब एडवांसमेंट होती रही तो मुख्तलिफ किस्म के जो नेचर को स्टडी करने वाले इन्वेस्टिगेटर थे वो अपने आप को नेचुरल फिलोसफर कहा करते थे. अगर उनकी बात करें तो उनमें दो बड़े नाम हैं, एक थैलस और एक एरिस्टोटल का नाम आता है. जबकि उसके बाद अगर बाकायदा तौर पे साइंटिफिक मेथड किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया तो उनमें दो बड़े नाम आते हैं, एक है इब्न हैशम और दूसरा है रॉजर बेकन. इन्होंने मिडिल एजेस में साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था. मॉडर्न साइंस की तरफ चलते हैं तो हमें 16वीं सदी और 17वीं सदी में यूरोप में जब रेवोल्यूशन आया था तो उसके दौरान हमें मॉडर्न साइंस की बुनियाद नजर आती है और वक्त के साथ साथ यही जो 16वीं और 17वीं सदी की जो साइंस है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके मॉडर्न साइंस में कन्वर्ट होती गई और बाकायदा तौर पर मॉडर्न साइंस की बुनियाद 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक रखी गई. इसके नतीजे में यह हुआ कि बहुत सारे जो फॉल्स बिलीव्स थे जो जिनके बारे में कोई ऐसी हमारे पास हाइपोथेसिस या ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, साइंटिफिक मेथड ने बाकायदा तौर पे एक रास्ता हमें दिखाया जिसको फॉलो करके हम लोग फॉल्स बिलीव को रिप्लेस कर रहे थे उन थ्योरीज के साथ जो कि कुछ मायने रखती थी. जब साइंस ने मजीद तरक्की की तो साइंस को मजीद क्लासिफाई किया गया दो मेजर क्लासेस में. जो साइंस की दो मेजर क्लासेस आती हैं, पहली क्लास है लिविंग साइंस जिसे हम लोग बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं और इसकी ज्यादातर जो है वो बायो के साथ रिलेटेड है. दूसरी है नॉन लिविंग साइंस जो कि फिजिकल साइंसेज हैं और फिजिकल साइंसेज को मजीद तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी आता है. अब हम लोग क्योंकि यहां पे फिजिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो लिहाजा हम लोग जो फिजिकल साइंसेज है उसमें से फिजिक्स को ही आगे लेके चलेंगे. तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स क्या है और ये किस चीज के साथ रिलेटेड है, ये किस चीज के बारे में हमें बताती. जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. अब ये दो चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, वो है एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी. हम लोग अपने इर्द गिर्द जब भी देखते हैं तो हम लोग हमारी बॉडी, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैटर से मिलकर बनी है. जहां पे भी मैटर मौजूद है वहां पे एनर्जी जरूर मौजूद होती है. एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कोई बॉल थ्रो करते हैं एयर के अंदर तो उसकी पहले कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती. थोड़े टाइम के बाद उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आती है जिसकी वजह से वो कुछ हाइट गेन करती है. इसका मतलब है जब वो आप लोगों के हाथ में थी तब वो उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, जब आपने उसे ऊपर की तरफ फेंका तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, या आपकी बॉडी से जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई, वो ट्रांसफर हुई उस बॉल को. इसका मतलब है जहां पे मैटर मौजूद होता है वहां पे एनर्जी जरूर मौजूद होती है. और साथ में यहां पे तीसरा लफ्ज है वो है म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि तीन चीजें फिजिक्स हमें मेजरली बताता है, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और इन दोनों का आपस में रिलेशन बताता है. अगर हम लोग आसान अल्फाज में बोलें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट बिहेव्स, कि यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो बिहेव कैसे करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस के. तो हम लोग जनरली ये बात भी कह सकते हैं फिजिक्स के बारे में. जरा और आगे चलते हैं तो हम लोग जरा ये देखें कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है. तो यहां पे देखें लिखा हुआ फिजिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें जितनी किस्म की टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ किस्म की इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स वगैरह या इंजीनियरिंग में होने वाली न्यू इन्वेंशन हमें नजर आती हैं तो वो सारी की सारी फिजिक्स के ही मरूने मेहनत है. Science and technology plays vital role in the outlook of a man
इंसान की तरक्की, जो बनीनो इंसान है उनको तरक्की देने में भी फिजिक्स का एक मेजर रोल है। आज से अगर सदियां पहले आप लोग देखें तो किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें घोड़े, जिसमें हाथी, जिसमें ऊंट वगैरह ये चीजें आती हैं। मगर जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, महीनों का सफर हम लोग दिनों में, घंटों में तय कर लेते हैं। और वो किसकी वजह से है? सिर्फ इस फिजिक्स की ही वजह से। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जो मेन एडवांसमेंट आई है वो है जीपीएस, जियोलॉजिकल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड सो मेनी अदर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय फिजिक्स। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो फिजिक्स की वजह से प्रोवाइड की गई हैं। जीपीएस सिस्टम जो आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी जगह पे अपनी पोजीशन वर्ल्ड के अंदर या किसी पॉइंट की पोजीशन या किसी बंदे की पोजीशन को मालूम कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हम लोग मुख्तलिफ नक्शों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स तो हम लोग डेली हमारा उनके साथ इंटरेक्शन होती रहती है, गाड़ियों में हम लोग आते जाते हैं, तो हम लोगों का जो महीनों का सफर होता है वो उनकी वजह से दिनों में हम लोग कवर कर। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट की वजह से हम लोग एक मुल्क में बैठ के दूसरे मुल्क के अंदर हम लोग उसकी वजह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, एलईडीज वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं, वो भी इसकी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कोई मुल्क जो है वो अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, तो कोई इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसी तरह इवन के ये जो मैं लेक्चर अभी दे रहा हूं, ये भी फिजिक्स की वजह से ही पॉसिबल है कि थ्रू होते हुए, या जो सेलुलर नेटवर्क कंपनीज हैं उनके थ्रू होते हुए अभी आप लोगों तक पहुंचेगा। तो ये फिजिक्स की एडवांसमेंट ही है जिसकी वजह से। तो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स की हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसी वजह से, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग इसी वजह से फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जो फिजिक्स है वो फर्दर क्या किसी और ब्रांचेस के अंदर डिवाइड की गई है? तो इस पे अगर बात करें तो फिजिक्स जो है वो बहुत सारी और ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है, और ये जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं ये बहुत ज्यादा हैं। मगर यहां पे टाइम लिमिट और आपके लेवल को देखते हुए सिर्फ 10 मेन ब्रांचेस ही डिस्कस की जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो ब्रांच आती है वो आती है हमारे पास मैकेनिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो यहां पे दो चीजों पे बात हो रही है। एक हो रहा है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्कस करेंगे, एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट, और उसके कॉज और इफेक्ट को भी देखेंगे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो सबसे पहले इस ब्रांच के अंदर उसके मोशन को स्टडी किया जाएगा कि आया वो मोशन स्ट्रेट पाथ में है, वो सर्कुलर पाथ में है, वो स्पिन मोशन है, रोटेशनल मोशन है, कौन सा मोशन है। और ये मोशन स्टडी करने के बाद साथ में ये भी स्टडी किया जाएगा कि इस मोशन को काज किसने किया, और काज करने के बाद इसका इफेक्ट क्या हुआ। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो अगर हम लोग किसी टेबल को खींच रहे हैं तो वो टेबल मोशन में आ रही है, उसके मोशन को स्टडी करेंगे तो साथ में इस चीज को भी स्टडी करेंगे कि उसके ऊपर फोर्स कौन सी लगी जिसने इसको स्ट्रेट सीधे पाथ में मूव करवाया। तो एग्जांपल के तौर पे मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज एटसेट्रा। तो मून का अगर मोशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो अगर सर्कुलर मोशन है तो हम लोग ये देखेंगे कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन सी लग रही हैं जिसकी वजह से ये अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है। अर्थ सन के गिर्द रोटेट कर रही है तो अर्थ सन के गिर्द क्यों सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। कार अगर मूव कर रही है तो कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं उसे मूव करवाने में। नेक्स्ट चलते हैं जी। जो सेकंड ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन एंड देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। तो 3-4 चीजें इसमें हैं। कहता है कि इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो सबसे पहले चार्जेस के बारे में पढ़ा जाएगा कि चार्जेस असल में होते क्या है। चार्जेस जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से ये किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। अब इन चार्जेस को पढ़ा जाएगा कब? जब ये रेस्ट पे होंगे या ये मोशन में होंगे। तो दो चीजें हैं, चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे तो तब जब इन्हें पढ़ा जाता है तो वो फिजिक्स की एक ब्रांच आती है जो यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल में लिखा भी हुआ है कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्जेस को रेस्ट पे पड़ा जाता है, जबकि चार्जेस को मोशन में जब पड़ा जाता है तो वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्जेस जब मूव करते हैं तो तब। अब एक चीज और भी है, और फर्दर क्लासेस में जैसे जैसे मैं साथ में लेक्चर आगे बताता जाऊंगा, हम लोग आगे मूव करते जाएंगे, तो वहां पे आप लोग एक चीज पढ़ेंगे कि चार्जेस जैसे ही मोशन करते हैं तो वो जिस भी मेटल से मूव कर रहे होते हैं उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होती है। तो इसका मतलब है कि मूविंग चार्जेस का कोई रिलेशन है मैग्नेटिज्म के साथ, तो ये रिलेशन भी स्टडी किया जाएगा। यानी कि अगर मैं सम अप करूं इसको, तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को मोशन या रेस्ट पे पढ़ते हैं और इसके रिलेशन को भी पढ़ते हैं किसके साथ, मैग्नेटिज्म के साथ। नेक्स्ट है जियोफिजिक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ, और जियोफिजिक्स नाम से ही जाहिर है इसका मतलब है कि ये स्टडी ऑफ अर्थ है। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ हैज मैनी लेयर्स इन इट एंड मैनी चेंजेस अकर इन इट। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑल चेंजेस विच अकर इन इट। यानी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, और अर्थ के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के बारे में और उनके अंदर होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं वो हम लोग जियोफिजिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर नाम से ही जाहिर है, न्यूक्लियर न्यूक्लियस से निकला है जो कि किसी भी एटम का सेंटर होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियाई पढ़ते हैं, यानी कि एटम का जो सेंटर है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व इन न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम एंड एनर्जी इन्वॉल्व इन इट। यानी कि हम लोग उस न्यूक्लियस के अंदर होने वाली चेंजेस को भी पढ़ेंगे और साथ में जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उस न्यूक्लियस के साथ उसको भी स्टडी किया जाएगा। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ये सारी चीजें, यानी कि अगर मेजरली हम लोग बात करें तो आप लोगों ने 10th क्लास में शायद पढ़ा भी हो फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, तो वो सारे न्यूक्लियर रिएक्शन ही थे। तो इसका मतलब है फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। डिफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारे पास वो फिजिक्स है जिसके अंदर हम लोग सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज कहने का मकसद ये है कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक सॉलिड है आयरन, उसी के साथ दूसरा सॉलिड है कॉपर, एक और है सिल्वर। तो ये तीनों का इंटरनल स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, और इंटरनल स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से ही इनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब है सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारे पास वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग सॉलिड को उनके स्ट्रक्चर के साथ और उनकी प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि हर एक जो सॉलिड है उसका एक डेफिनेट अरेंजमेंट है उसके अंदर एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को भी। नेक्स्ट है एरोडायनेमिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। सबसे पहले इसे देखते हैं। कहते वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग एयर को और गैसेस के पार्टिकल के मूवमेंट को पढ़ेंगे। यानी कि एयर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, उनको, या गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनकी मूवमेंट को पढ़ा जाएगा। यानी कि यहां पे जो मेन वर्ड जिसके ऊपर हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं वो है मूवमेंट। तो एयर के पार्टिकल की मूवमेंट को पढ़ा जाएगा। अब वो कैसे पढ़ा जाएगा उस पर बात करते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एयर विद द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स का एयर के पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन क्या है, या एयर के पार्टिकल का मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो इसे हम लोग ऐसे देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई जहाज जो है वो हवा में जब उड़ रहा है, तो जहाज जब हवा में उड़ रहा होता है तो उसके साथ एयर के पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं। हम लोगों ने जहाज को ऐसे डिजाइन करना होता है ताकि उसके जो एयर पार्टिकल हैं वो उसके ऊपर ऐसी फोर्सेस लगाएं कि वो उसके स्ट्रक्चर को डिफॉर्म न करें, यानी कि जहाज का स्ट्रक्चर खराब ना हो। तो वो सारे का सारा एरोडायनेमिक्स में। अब जरूरी नहीं है मूविंग पार्टिकल ही हो। अब यहां से आगे देखें, सच एज एयरप्लेन्स। तो एयरप्लेन्स की तो बात मैंने अब कर ली।
अब देखें, कहता है कि एंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ मूविंग एयर ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स सच एज बिल्डिंग। तो सिर्फ मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट्स भी जो स्टेशनरी हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग्स तो अपनी जगह पे खड़ी होती हैं, वो रुकी होती हैं, मगर एयर उनके ऊपर से ब्लो हो सकती है, तो तब भी एयर के पार्टिकल्स की इंटरेक्शन। तो अब हम लोगों ने जो बिल्डिंग्स है उनको भी ऐसे स्ट्रक्चर देना होता है, उनका भी स्ट्रक्चर ऐसे बिल्ड करना होता है ताकि फास्ट मूविंग एयर उनके स्ट्रक्चर को कोलैप्स न कर सके। अब हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि ये इन बिल्डिंग्स को इतना अहमियत नहीं दी जाती। हम लोग कब एरोडायनेमिक्स के ऊपर बात करते हैं बिल्डिंग को डिस्कस करते हुए, ये छोटी बिल्डिंग्स पे इतना ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते, जो 1 मंजिला 2 मंजिला या 3 मंजिला। जब आप लोगों के पास 50 मंजिला से ऊपर वाली बिल्डिंग्स आती हैं तो वहां पे एयर का प्रेशर और एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो लिहाजा उस टाइम पे उन बिल्डिंग्स के ऊपर, जैसे बुर्ज खलीफा या बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उनको अगर देखें जो हाई बिल्डिंग्स हैं, तो उनके ऊपर एरोडायनेमिक्स को देखा जाता है, उसके स्ट्रक्चर को ऐसे बिल्ड किया जाता है ताकि एयर का प्रेशर उनके स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट है हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ हीट। तो 3 चीजें कहता है कि इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, यानी कि ये हीट के बारे में बताती है, हरारत के बारे में। ठीक है, तो हीट असल में क्या है? एनर्जी है। तो ये बात है कि नेचर ऑफ हीट, यानी कि जो हीट हम लोगों तक पहुंच रही है उसकी नेचर क्या है। आया वो लाइट की फॉर्म में पहुंच रही है, आया वो रेडिएशंस हैं अदर, जैसे गैमा रेडिएशन या बाकी और रेडिएशन की फॉर्म में पहुंच रही है, उसकी नेचर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि जो हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को पहुंच रही है वो किन जराए से पहुंच रही है। और कहता है इफेक्ट्स ऑफ हीट, और जो हीट के इफेक्ट्स हैं किसी भी, अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो उसके ऊपर हीट के क्या इफेक्ट होंगे, वो एक्सपेंड करेगा ऑब्जेक्ट या मैटर, वो एक्सपेंड करेगा नहीं करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स के साथ, उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के साथ क्या कुछ होगा। एग्जांपल में देखें तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हम लोग 3 चीजें 9th में आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में आता है। तो इसका मतलब ये है कि हीट वाले जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसके अंदर हम लोग इन 3 चीजों के ऊपर फोकस रखेंगे अपना। नेक्स्ट है साउंड। तो नाम से ही जाहिर है आवाज, आवाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आवाज, साउंड के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ना है? इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। यानी कि 4 चीजें यहां पे स्टडी करने वाले हैं। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड, यानी कि साउंड जो है उसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, हम लोगों तक साउंड पहुंचता कैसे है। देयर प्रोडक्शन, ये पैदा कैसे होता है, यानी कि जब भी हम लोग अभी अगर बोल रहे हैं, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, तो उस टाइम पे जो स्पीकर से आप लोगों को आवाज आ रही है, तो वहां से साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। या अगर मैं बोल रहा हूं तो एयर के पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी और पिच सुनाई दे रही है। फिर साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये एयर में ट्रेवल करते हुए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर एयर की डेंसिटी चेंज हो जाए तब क्या होगा, मटेरियल की डेंसिटी या उसका वॉल्यूम चेंज होता रहे, वक्त के साथ साथ टेम्परेचर चेंज होता रहे तो इसकी क्या क्या फर्क पड़ेगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, डायफ्रैक्शन हो सकती है नहीं हो सकती। और साथ में इसकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ किस्म की, यानी कि एप्लीकेशन में आप लोग आगे फर्दर चलेंगे तो डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है साउंड की। तो ये सारी चीजें साउंड के अंदर डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इन्वॉल्व द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट including its interactions with matter and the construction of instruments that are used to detect it। कहने का मकसद यह है कि ऑप्टिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और उसके बिहेवियर को, तो यहां पे सबसे मेन चीज जो है वो लाइट है, यानी कि लाइट की प्रॉपर्टीज को और लाइट के बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा, इन 2 चीजों को। फिर साथ में उन इंस्ट्रूमेंट को भी स्टडी किया जाएगा जो कि हम लोग इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि उन इंस्ट्रूमेंट की बनावट को स्टडी किया जाएगा कि वो बनाए कैसे गए हैं और उनसे हम लोग स्टडी कैसे करते हैं लाइट को। एग्जाम्पल के तौर पे बिहेवियर ऑफ विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट। तो हम लोग जो अपनी डेली लाइफ में ज्यादातर हम लोग इनकाउंटर करते हैं, तो वो तो पहली तो है विजिबल लाइट,
दूसरी है अल्ट्रावायलेट सूरज से आने वाली, और तीसरी है इंफ्रारेड लाइट। तो ये 3 लाइटों के साथ हमारा ज्यादा इंटरेक्शन ज्यादा है, तो ऑप्टिक्स के अंदर इनको ही ज्यादा स्टडी किया जाता है। लास्ट ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। तो प्लाज्मा क्या है उसको भी देखते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जैसा कि हमें पता है कि जो भी आप लोगों के पास मैटर है वो मेजरली, इससे पहले हम लोग 3 स्टेट पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मगर जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो इन तीनों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। वो इस वजह से क्योंकि जो प्लाज्मा है या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो आप लोगों के पास आयोनिक स्टेट होती है, यानी कि उसमें एटम्स की फॉर्म में आप लोगों के पास मैटर मौजूद नहीं होता या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, बल्कि ये आयंस की फॉर्म में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में मौजूद होता है। तो इसे हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। अब ये मौजूद कहां पे? तो नेचुरली ये सन के ऊपर या जितने भी स्टार्स हमें नजर आते हैं यूनिवर्स में उनके ऊपर मौजूद है। और क्या हम लोग इसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं या कहीं पे ये पाया जाता है? तो जब भी आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव डीके हो रहे होते हैं या न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं तो उनके नतीजे में हम लोगों को प्लाज्मा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सस्पेंडेड आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर मौजूद होती है जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे एडवांस क्लासेस में, तो वैसे वैसे हम लोग इन चीजों को फर्दर डिस्कस भी करते जाएंगे डिटेल के साथ कि ये क्या है। आज के लेक्चर में तो बस इतना ही डिस्कस करना था, क्योंकि इनका एक जर्नल इंट्रोडक्शन था। हम लोग जैसे ही जाएंगे तो ये जितनी भी मैंने अभी तक फिजिक्स की ब्रांचेस यहाँ पे 10 डिस्कस की हैं, ये तकरीबन सारी रिलेटेड है आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के चैप्टर्स के साथ। तो इस वजह से ये ब्रांचेस यहाँ पे डिस्कस की गई हैं ताकि आप लोगों को एक नो हाउ हो जाए कि हम लोग ये चीजें फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने जहां से हम लोगों ने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, वो लेक्चर आप लोगों के पास अगर उसको सम अप कर लें तो वो लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने बात करना शुरू की थी। सबसे पहले हिस्ट्री पे आए थे कि फिजिक्स की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हिस्ट्री पे आने के बाद हम लोगों ने दूसरी चीज डिस्कस की थी। हिस्ट्री में हम लोगों ने ये कहा था कि पहली दफा साइंटिस्ट वर्ड कब इस्तेमाल हुआ, फिर साइंस कैसे तरक्की करती गई, कैसे हम लोग आगे मूव हुए। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारी नोट भी की होंगी और जो साइंटिस्ट के मैंने नेम्स बताए हैं वो भी आप लोगों ने लिखे होंगे। फिर हम लोग फर्दर मूव हुए तो हम लोग गए थे कि ब्रांचेस ऑफ साइंस पे, तो उसमें लिविंग, नॉन लिविंग और फिर फिजिकल साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी। तो हम लोग क्योंकि फिजिक्स पे फोकस कर रहे थे तो फिर फिजिक्स पे आ गए। फिजिक्स के बारे में भी मैंने जो चीजें बताई, उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारी नोट की होंगी। उसके बाद हम लोग चले गए इंपॉर्टेंस पे, और इंपॉर्टेंस में भी मैंने काफी सारी एग्जांपल्स वगैरह आप लोगों को दी। उसके बाद हम लोग बाकायदा तौर पे आ गए फिजिक्स की ब्रांचेस पे। तो वो 10 की 10 मैंने आप लोगों को ब्रांचेस जो हैं फिजिक्स की वो बताई, साथ में उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल भी बताई और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी बताई। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन फिजिक्स की ब्रांचेस का आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाना है। यानी कि आप लोग कैसे बनाएंगे? आप लोगों ने क्या करना है कि पहले इसके बारे में एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री लिखनी है, जो मैंने बताई है उससे थोड़ा डिफरेंट एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखनी है। उसके साथ आप लोगों ने साइंसेस की जो हम लोगों ने कैटेगरीज बनाई थी, जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं और नॉन लिविंग साइंसेस हैं उनकी, और फिर उसके बाद फिजिक्स की ब्रांचेस का फ्लो चार्ट बनाना है और हर एक के लिए आगे आपने एग्जांपल्स और साथ में उसकी डिफिनीशंस लिखनी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तो ये वीडियो देखें और अपना जो असाइनमेंट दी गई है उसे मुझे सबमिट करवाएं कल ही। शुक्रिया।